बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, करियर गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें हर हफ्ते आप तमाम नाजरीन सवाल पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं और आपको सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो बनाई गई है, इसका क्या फ़ायदा है और इसे बनाने का मकसद क्या है, और इसके बनाने के बाद पेरेंट्स को यानी गार्जियन को इसे समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले दिन में इस पॉलिसीज़ को जो है हमारे स्कूल के लिए बनाया गया है और हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज के जो सिस्टम थे पहले के और आने वाले सिस्टम, आने वाले प्रोग्राम्स में क्या बदलाव किया गया है और इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे बच्चों को। इस पर बात करने के लिए, इस पॉलिसीज़ को डिटेल में समझने के लिए आइए हम शो पर मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। कई सालों से लगातार आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं। हर हफ्ते हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं फैकल्टी मेट्स एलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रज़ा सर। सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम। सर, आज के प्रोग्राम में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो बनाई गई है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन हम व्यूवर्स को एक बहुत ही ख़ास खबर सुनाना चाहते हैं। बड़ा ही खुशी का मौका है। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के जाने का गम सबको है और उनके मिशन को आगे ले जाने का मकसद सब रखते हैं। लेकिन इसके साथ सर बताना चाहूँगा कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। मैं चाहता हूँ इसके तफसील में आप हमारे नाजरीन को बताएं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की एक शख्सियत थी और ये सब सारे अवार्ड्स नो डाउट अपने आप में एक मुकाम रखते हैं, लेकिन जो उनकी हैसियत थी और जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद डाली और हमेशा लोगों में जाके एजुकेशन के बारे में ही बात किया। तो मरने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म भूषण से नवाजा है। तो हम अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से भी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनकी शख्सियत को सलाम करना चाहते हैं, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की शख्सियत को, और साथ साथ एक अज़्म, एक इरादा करते हैं कि जो उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी उस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जो उन्होंने बताया उसको इंशाल्लाह आगे बढ़ा करके एक रिज़ल्ट के तौर पे, जैसे वो चेंज चाहते थे ज़माने में एजुकेशन में, साइंस की जो इंटरवेंशन है वो चाहते थे, कोशिश इसी डायरेक्शन में हमको करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जनरेशन हमारी बढ़े और एजुकेशन का बोलबाला हो कौम में। जी, यकीनन हम सब की जिम्मेदारी है कि जो उनका मिशन था उसे आगे ले जाएं और उनके काम को कोई भी भुला नहीं सकता है। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को इस प्रोग्राम के ज़रिए, चैनल विन के इस प्रोग्राम के ज़रिए सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उनकी बातों को आज भी सुन रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। ये एक खराज अकीदत ही आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने पेश किया है और हमारी खराज अकीदत उनके लिए ये होगी कि जो उन्होंने रास्ते बताए उस पर हम चलें और जो उन्होंने ख्वाब देखा उसको हम कंप्लीट यानी पूरा करें। तो यही हमारी असली खराज अकीदत उनके लिए होगी। सर, जैसा कि हमने व्यूअर्स को बताया कि आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। तो सबसे छोटा सवाल और पहला सवाल ये मैं करना चाहूँगा सर कि इससे पहले पॉलिसी क्या थी और अब क्या है? बहुत अच्छा, आपने आज एक प्रोग्राम में एक टॉपिक मुझे असाइन किया है और ख़ास तौर से उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 1-2 साल के बाद स्कूल जाने की शुरुआत करने वाले हैं या जिनके बच्चे ऑलरेडी प्राइमरी सेक्शंस में हैं या आगे की क्लासेस में। 1968 में, आज़ादी के बाद 1968 में कोठारी कमीशन सबसे पहले एजुकेशन पे उसने काम किया। अच्छा। मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम जो है ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने फ्रेम किया। उसके बाद फिर 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली की गई थी और उसके बाद स्लाइट कुछ चेंज 1992 में किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट के फॉर्म में उसे लाया गया और अभी जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 30 साल के बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आई है और ऑलरेडी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दिया है। और सबसे पहला इसमें मैं एक आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो थी उसका नाम ही तब्दील करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और दूसरा जो इसमें सबसे अहम तब्दीली जो बताई जा रही है इसके डॉक्यूमेंटेशन में वो ये है कि शिक्षा पे यानी एजुकेशन पे GDP का 3% पहले फंड एलोकेट होता था जिसको डबल करके 6% फंड GDP का
एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ाया गया है और चीज़ें बहुत तब्दीली के साथ आने वाली हैं। सो इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। ओके सर, ये अप्लाई कब से होगी, मतलब कितने साल लगेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थोड़ा कोविड की वजह से परेशानी भी आई है और जाहिर सी बात है कि किसी भी जो आप बनाते हैं कानून, उसको अडॉप्ट करने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंफ्रा लेवल पे काम करना होता है। उसके लिए क्या सहूलतें चाहिए वो डेवलपमेंट करना होता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी और ये कंप्लीटली लागू हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर समझें और देखें कि क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। सर, एक और अहम सवाल है, एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाना मतलब एक टफ काम था सरकार के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि कोई पॉलिसीज़ अगर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सारी रिसर्च होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये न्यू पॉलिसीज़ को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, तो इसके पीछे कितनी मेहनत है और इसके क्या ये मेहनत आगे चल के रंग लाएगी? देखिए साजिद साहब, इसमें 1-2-3 बातें आपको समझना होगा। सबसे पहले आप ये समझे कि हिंदुस्तान में आप देखेंगे 2-3 चीज़ें बड़ी नेगेटिव जाती हैं। एक तो ये है कि बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है जी। जब आप सर्वे देखेंगे तो आपको देख के बड़ी हैरानी होगी कि 6ठी क्लास तक बच्चे बहुत सारे स्कूल जाते हैं और 6ठी से 10वीं पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट बढ़ता है। 10वीं से 12वीं जाने में ड्रॉप आउट और ज़्यादा कम होते जाता है जितनी हाई, और ड्रॉप आउट इतना ज़्यादा होता है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप बहुत हैरानी में पड़ जाएंगे। तो पहले तो उस पर निगाह गई है कि ड्रॉप आउट को कैसे रोका जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे गुर्बत भी अपने यहाँ है, तो एजुकेशन को किस तरह से ऐसे बना दिया जाए कि हर आदमी उसको बहुत आसानी से पा सके और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, या जो उसकी ख्वाहिश। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने भी 2-3 बार प्रोग्राम में और हमने भी इशारा किया है, कभी कभी क्या होता है कि हम इंजीनियरिंग कर जाते हैं, हम बहुत सारी डिग्रीज कर जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर लियाकत डेवलप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का नहीं हो पाता। बॉडी लैंग्वेज में कह दूं, कम्युनिकेशन स्किल कह दूं, प्रेजेंटेशन कह दूं, कोशिश की गई है कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपका हो। जब आप निकलें तो हर तरह से आप कंप्लीट निकलें, इस पे निगाह डाला गया है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ये पॉलिसी बनाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके प्रोग्राम्स के बारे में बताएं। क्या फाउंडेशन है इसका, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? बहुत अच्छी बात। देखें यहाँ पर बहुत बेहतरीन साजिद साहब ने सवाल रखा है। पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन का पैटर्न होता था साजिद साहब, वो होता था 10 +2 +3, यानी 10 का मतलब क्लास 1 से 10 तक आप आ गए जी, +2 का मतलब 11वीं एंड 12वीं आ गए, यानी 10वीं के बाद आपके पास स्ट्रीम में डिविजन्स आ गए। आप साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, उसके बाद आप फिर 3 साल जो होते थे वो ग्रेजुएशन के होते थे, एंड देन फर्दर 2 साल आपका जो होता था वो होता था पोस्ट ग्रेजुएशन का। यहां पर जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है वो अब ये पैटर्न को चेंज किया है, यानी पहला पैटर्न क्या था 10 +2 +3 एंड देन +2, अब उसको चेंज करके 5 +3 +3 +4 एंड देन उसके बाद 4 एंड देन +2, यानी पहला सेक्शन 5 साल का, उसके बाद फिर अगला 3 साल का, उसके बाद अगला 3 साल का, उसके बाद अगला 4 साल का, एंड देन उसके बाद हायर एजुकेशन की बारी आती है। तो इंशाल्लाह हम लोग बारी बारी इस चीज़ को आपको समझाएंगे। जी चलिए, मतलब जो स्टेजेस के बारे में बताया है आपने 5 +3 +3 +4 जी, इसके ये मतलब एक फॉर्मूला गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि 5 से शुरू करते हैं। ये जो 5 नंबर है ये एक्चुअली क्या है, किस तरह की प्रोग्रामिंग है ये? इसका नाम इस डॉक्यूमेंटेशन में फाउंडेशन ईयर के नाम से इसे दिया गया है। पहला 5 साल किसके लिए? फाउंडेशन के लिए। और यहाँ से शुरुआत होगी और इसमें 3 साल की एज में बच्चा शुरुआत करेगा। जो मैंने पहला 5 जो बताया, उस 5 का 3 साल बच्चा प्ले वे यानी खेलने में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, इन सब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा। और चौथा और 5वां साल जो इसका होगा उसमें बच्चा होगा क्लास 1 एंड क्लास 2 में। और क्लास 1 एंड क्लास 2 में कोई एग्जामिनेशन बच्चे का नहीं लिया जाएगा। यानी बच्चा 3 साल की एज से शुरुआत करेगा। पहले 3 साल प्ले वे या आंगनबाड़ी में ड्राइंग, प्लेइंग, इससे सब्जेक्ट को सीखता सीखता उसी कनेक्टिविटी में क्लास 1 शुरू कर लेगा एंड देन क्लास 2, यानी ये 5 साल का फाउंडेशन ईयर
जिसमें 3 साल प्ले ग्रुप के और 2 साल होंगे क्लास 1 एंड क्लास 2 के, और क्लास 1 एंड क्लास 2 में कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो आपने सुना, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी सर, जैसा कि पहले बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, अब मतलब ज़्यादातर टाइम जो है खेलने में जाते थे, तो अब उनको स्कूल जाना पड़ेगा एट द एज ऑफ 3, और वहाँ पे कोई तरह का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक्टिविटीज़ होगी, राइट। पहले 3 साल एकदम एक्टिविटी बेस्ड, यानी खिलाया जाएगा उन्हें, खेल खेल के जरिए सिखाया जाएगा, और ड्राइंग पे बेस्ड सारी चीजें होंगी। सर, जैसे पहले 5 साल का बच्चा होता था या 6 साल का बच्चा होता था, तब जाके हम लोग स्कूल में उसका या नर्सरी या किंडरगार्टन में एडमिशन कराते थे, पर अब 3 साल की एज में ही कराना पड़ेगा हमें, राइट। और 3 साल तक वो प्लेवे का पार्ट होगा, और उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2। तो ये 5 साल बड़े अहम होंगे और बड़े ही इजी वे में ये इसका नाम ही फाउंडेशन दिया गया है, बुनियाद डालने की। और हमेशा कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे का मदर लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बच्चे को सिखाया जाए। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, अगर कोई स्कूल चाहता है कि इंग्लिश मीडियम में इस चीज को लेके चले तो उसके ऊपर भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वहां पर एक छूट जरूर दी जाएगी कि अगर आप चाहें तो अपने मदर लैंग्वेज में, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, उसमें चीजों को सिखाएं, क्योंकि बच्चा जो घर की लैंग्वेज है उसमें ज्यादा चीजों को आसानी से लर्निंग इजी होती है। चलिए, ये जो फर्स्ट स्टेज था 5 ईयर का फाउंडेशन, वो सर आपने बता दिया। मैं बढ़ता हूँ, एक थर्ड जो आपने बताया था 3 साल का, 5 + 3 जी, फिर 3, तो पहला 3 बताइए। अब यहाँ पे देखें, फाउंडेशन के बाद जो 3 साल का जो दूसरा यहाँ पे एक जो हॉल्ट आ रहा है, वो है, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे अब पहले 5 साल में आपने 2nd क्लास तक बच्चा आपका पास हो चुका है, अब वो अगला जो 3 साल होगा उसमें क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 में बच्चा होगा, 3 to 5 या और यहां से एग्जामिनेशन की शुरुआत होगी। यानी जब वो क्लास 3rd में पहुंचेगा तब वहां से स्कूल एग्जाम लेना उसका शुरू करेंगे। यानी पहले 5 साल फाउंडेशन और उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी। इसमें क्लास 3rd, 4th एंड 5th क्लास को कवर किया जाएगा। सर, तो पहला जो स्टेज था उसमें एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम का जो सिलसिला शुरू होगा वो 3rd क्लास से शुरू हो जाएगा। यानी 3 साल जो है 3rd, 4th एंड 5th, इसमें बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, जो कमेटी ने पेश किया है वो ये है कि 3rd, 4th, 5th की जो पढ़ाई होगी, आपने देखा होगा या हम लोगों ने जो पढ़ा होगा, वो हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है वो किताब बुकिश लैंग्वेज पे थे। यहाँ पे एक्टिविटी को शामिल किया जाएगा। जी, तो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है किसी सब्जेक्ट का, तो 100 के 100 मार्क्स आपके बुक के बेस पे जो एग्जामिनेशन होगा उसका होगा। एक्टिविटी बेस्ड भी एग्जाम्स होंगे और उससे भी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। यानी क्लास को आगे बढ़ाने में परेशानी नहीं होगी और बच्चा फाउंडेशन से स्किल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक्टिविटी बेस्ड होती जाएगी। ओके सर, अब हमारे बच्चे फॉर एग्जांपल 5th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं, अब शुरू हो रहा है 6 मतलब 6ठी क्लास में पहुंच गए हैं, तो यहाँ से लेकर जो है 8वीं क्लास तक का क्या प्रोसीजर होगा और इसमें क्या खास है? बेहतरीन। अब आया अगला 3 साल, यानी 6th, 7th एंड 8th का, इसको मिडिल बताया गया है। ये मिडिल का सेक्शन है। और यहां पर आप देखें क्या होने जा रहा है। यहां पर बच्चा पहुंचने के बाद 6th, 7th, 8th के लिए वहां से अगर चाहे तो वोकेशनल कोर्स भी ऑप्ट कर सकता है। यानी एक मतलब 6th क्लास में ही स्टार्ट हो जाएगा, से ही जो हम लोग 10th के बाद करते थे। जी हाँ, देखें अब, और हम लोगों ने प्रोग्राम में क्या बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे चाइना है, जापान है, या और साउथ कोरिया है, वहाँ वोकेशनल कोर्स का बोलबाला है। तो यहाँ 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सपोज करें कि कोई बच्चा है और किसी ऐसे फैमिली से है जहाँ क्राफ्ट का काम बहुत ज्यादा होता है और बच्चे का शौक है कि मुझे क्राफ्ट में आगे बढ़ना है, तो 6th क्लास से प्लम्बिंग में अगर जाना चाहे, माली का काम, गार्डनर की तरफ बढ़ना चाहे, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, ये सब भी, तो उस तरफ वो वोकेशनल कोर्स का भी 6th क्लास से ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप वोकेशनल की तरफ नहीं जाना चाहते तो कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। साइंस जैसे आप पढ़ते हैं 6th क्लास में, साइंस आपकी आ जाएगी। आपका सोशल का यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी आ जाएगा, आपकी इंग्लिश आ जाएगी। ये सब सारी चीजें 6th, 7th एंड 8th में आ जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट था वो ये था कि वोकेशनल कोर्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ओके सर, जैसा कि कंप्यूटर कोडिंग ये सब का आजकल बहुत मतलब चलन चला हुआ है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये जो एज है 6, 8, 7 क्लास के जो एज ग्रुप होते हैं, क्या ये सब सब्जेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है? एग्जैक्टली बेसिक कोडिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी, प्रोग्रामिंग वगैरह भी वहाँ से शुरू हो जाएगा।
क्योंकि Okay. कंप्यूटर तो अल्टीमेटली एक लैंग्वेज बन चुका है लाइफ का, लाइफ में प्रोग्रेस करने का। जी, हर जी। सब्जेक्ट में आप देखेंगे, मेडिकल साइंस में कहीं चले जाएं, ये तो जिंदगी का हिस्सा हो गया है सर। जिंदगी का हिस्सा हो गया है, तो विदाउट उसे कोडिंग introduce- तो अभी आजकल बच्चे सीख ही रहे सब। एग्जैक्टली तो वो उसे 6 क्लास से इंट्रोड्यूस, पहले तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस 6 क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन अब इसे कंप्लीटली लाया जाएगा और 6 क्लास से भी कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा। और अगर आप वोकेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहें तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस भी आ जाएगी आपकी और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, और लैंग्वेज तो आपका होगा ही, यानी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश भी आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, और साथ साथ एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे भी कोई एक लैंग्वेज आप यहाँ चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, हमारी ये भी अपनी पसंद की जो अपनी- लैंग्वेज है। जी हाँ, Okay. जो आपकी पसंद की लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज भी आप आराम से इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। ओके सर, आपने हमको 8 क्लास तक पहुंचा दिया है जी। हमारे बच्चों को। जी। अब रहा 10th और 12th, जी जो हमारे लिए मिशन होता है 10th पास करना और 12th पास करना। तो इसको +4 आपने बता दिया है शायद। जी। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप इसको डिटेल करें कि +4 में क्या होने वाला है। जैसा 10th और 12th का बोर्ड होता था, क्या उसी तरीके से ये होगा या इसमें भी बदलाव किया गया है? बहुत बड़ा बदलाव है। अब जो नेक्स्ट स्टेज जो है, नेक्स्ट 4 वाला, यानी 5+3+3 तो हम लोगों ने बताया पेरेंट्स को। अब +4 वाला जो मामला है वो देखें, और देखें यहाँ भी बहुत बड़ी तब्दीली है, और ये सेकेंडरी स्टेज के नाम से इसे बोला गया है। और इस 4 साल में आपको 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये चारों एक साथ इनको क्लब किया गया है इस स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में। और सबसे पहली चेंज यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये है कि यहाँ से स्ट्रीम का डिवीज़न अब वो ख़त्म हो जाएगा कि ये साइंस का बच्चा है, ये कॉमर्स का है या आर्ट्स का। सपोज अगर मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है और उसके साथ अगर हिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैं इसे ऑप्ट कर सकता हूँ। किसी को बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी अच्छी लगती है, वो उसे ऑप्ट कर सकता है। किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती है तो वो उसे ऑप्ट कर सकता है। यानी ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें अब खत्म होने वाली हैं। Okay. आपके चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और याद करें, आपने सवाल राइज किया था कि भाई जब भी 10th के बाद जो मार्क्स आते हैं, मार्क्स के बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि बच्चे क्या को करना है, जाना किधर है। जी, ज्यादा जी। मार्क्स आया तो ये साइंस का बच्चा है, उससे कम आया तो कॉमर्स का है, उससे कम आया तो आर्ट्स का है। लेकिन अब ये चीज खत्म हो जाएगी और यहाँ पे सब्जेक्ट लेना डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे। जिधर आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ओके तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सर कि नो स्ट्रीम, ना कॉमर्स है, ना आर्ट्स है, ना साइंस है। जी हाँ। यहाँ पर हमें मौका मिलेगा कि हम अपना पसंदीदा इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जी हाँ। अपनी मर्जी से, और मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायो भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर लैंग्वेज की तरफ अगर हमें जाना है तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। क्यों नहीं कर सकते? और देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10th और 12th के बाद किसी को कॉमर्स की तरफ भी जाना है, जी। तो क्या इस तरह के भी सब्जेक्ट जो है 8, 9, 10, 11, 12 सबकी तैयारी इसी में करना होगा? और देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मेरी फैमिली में कोई मेरा आइडियल है और मैं देख रहा हूँ कि उसने MBA किया है और बहुत अच्छी उसकी सक्सेसफुल लाइफ है। अब मैं 9th में पहुंच गया और मैंने पूछा उनसे कि बताइए कि आपने मैनेजमेंट किया तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मेरी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो मैं 9th से ही ऐसा करूंगा कि मैं मैथ्स रख लूंगा, मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश तो खैर एक लैंग्वेज के तौर पे रहेगी ही, और उसके साथ अगर मैं चाहूँ तो फिजिक्स ले लूँ, चाहूँ तो केमिस्ट्री ले लूँ, चाहूँ तो बायो ले लूँ, चाहूँ तो ज्योग्राफी ले लूँ, चाहूँ तो हिस्ट्री ले लूँ, चाहूँ तो पॉलिटिकल साइंस ले लूँ। वो डिपेंड करता है हमारी अपनी चॉइस पे। तो स्ट्रीम्स यहाँ पर, यानी आप देखें, सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपके ऊपर छोड़ा जाएगा कि आप कैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आगे, क्योंकि NCERT को पूरा करिकुलम डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें डिज़ाइन होकर आने वाले टाइम में और भी सामने खुल के आएंगी। लेकिन जो अभी तक पॉलिसी में है वो यही है। चलिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर जो अभी आपने स्टेज 4 बताया है, उससे एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 10th और 12th के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें BA करना है, BSc करना है या MCOM की तरफ जाना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो अब ग्रेजुएशन के लिए क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, अब तो आपने 9 से ही ऑप्ट कर लिया। सपोज करें कि मैंने
फिजिक्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, उसके साथ इकोनॉमिक्स ले लिया, मैंने 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया। और यहाँ पर एक और बात देखें, इस तरह से इसमें जो दूसरी तब्दीली जो यहाँ पे की गई है वो एक साल में एक बार एग्जाम नहीं होगा। हम लोगों ने देखा होगा कि 10th का एग्जाम साल में एक बार आप देते हैं, 12th का एक बार देते हैं, 11th का एक बार देते हैं, 9th का एक बार देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर वाइज जो है वो एग्जामिनेशन ला दिया जाएगा। यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, तो 9th में 2 सेमेस्टर आ जाएगा, 10th में 2 सेमेस्टर आ जाएगा, 11th में भी आपके 2 सेमेस्टर्स आ जाएंगे, एंड देन 12th में भी आपके 2 सेमेस्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरह की ये तब्दीली, एक तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपके ऊपर छोड़ा जाएगा और एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं बल्कि सेमेस्टर वाइज एक साल में 2 सेमेस्टर यानी 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा। अब इसके बाद जो आपने बात की है, मतलब मैं कह रहा हूँ जो सेमेस्टर की बात आपने की, इससे शायद पढ़ाई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि लोग जो है वेट करते थे कि मार्च और फैब में जाके एग्जाम होगा, तो तैयारी 2 महीना पहले करते थे। पर अगर 8, 9, 10, 11, 12 को ही डिवाइड कर दिया जा रहा है, तो यानी हर सेम के लिए हमें अलग से तैयारी करनी होगी। एग्जैक्टली साजिद साहब, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज आज की डेट में मौजूद हैं, खाब MBA, MCA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी आप एग्जाम ले लें, ज्यादातर एग्जामिनेशन, ज्यादातर आप देखेंगे कोर्सेज में जो एग्जाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूं तो 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 साल का कोर्स है, हर साल आपको 2 सेमेस्टर्स क्वालिफाई करने हैं। तो MCA में भी ऐसे आप चले जाएं, MBA में आप चले जाएं, तो सेमेस्टर वाइज जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वहां सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे 9, 10th, 11th एंड 12th में फॉलो किया जाएगा। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। एग्जाम का फोबिया नहीं होगा आपके पास, 6 महीने का लिमिटेड सिलेबस होगा, उसको कंप्लीट करके पहला सेमेस्टर देंगे, फिर अगले सेमेस्टर की आप तैयारी करेंगे। ओके सर, जैसा कि हमने सवाल किया, ग्रेजुएशन एक बहुत बड़ा मसला था जी। BA करना है, BSc करना है या MCOM का BCom करना है जी, तो ग्रेजुएशन का क्या डिज़ाइन किया गया है, ग्रेजुएशन कैसे होगा? देखिए, प्रोग्राम की कड़ी में मैं जोड़ रहा हूँ। हम लोगों ने वोकेशनल कोर्स किया था तो बताया था कि वोकेशनल कोर्स की क्या ब्यूटी है। अगर कोई कोर्स 3 साल का और अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ा तो आपको एक सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद अगर आपने छोड़ा तो आपको डिप्लोमा, 3 साल के बाद अगर आपने छोड़ा तो वोकेशनल की डिग्री आपको मिलती थी। और इसमें एक अहम बात और हम लोगों ने जिक्र किया था कि अगर हमने 1 साल वोकेशनल कोर्स किया और उसके बाद हमारी पोजीशन कंटिन्यू एजुकेशन करने की नहीं है, हम 2 साल के बाद चाहें तो हम फिर सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। सेम यही चीज यहाँ पर हायर एजुकेशन में लाई जा रही है। 12th के बाद आप ने ग्रेजुएशन का कोर्स यहाँ पे 4 साल का डिफाइन किया गया है। 3 इयर्स का नहीं, 3 इयर्स का नहीं बल्कि 4 साल का आपको तो डिग्री किस तरह से डिवाइड जी हाँ। अब पहला साल जो होगा, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया ग्रेजुएशन में, जैसे मैंने मैथ्स ले लिया, मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स ले ली, ज्योग्राफी ले लिया और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और 1 साल हमने कंप्लीट किया और 1 साल का एग्जाम जैसे 2 सेमेस्टर वाइज होगा उसको कंप्लीट किया तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हमने 2 साल कंप्लीट किए उसमें तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा और अगर 3 साल कंप्लीट किए तो मुझे डिग्री अलॉट होगी और अगर उसी में 4 साल लगाया तो मुझे रिसर्च करके एक ऑप्शन यानी रिसर्च की डिग्री वहां से हमको एलोकेट होगी। अब सपोज कीजिए कि मैंने हायर एजुकेशन में पहला साल स्टार्ट किया, 1 साल कंप्लीट किया, दूसरा साल कंप्लीट किया, यानी हम डिप्लोमा तक पहुंच गए और हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। हमारे पास इकोनॉमी यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं एजुकेशन को कंटिन्यू करूं। मैंने जॉब करना शुरू कर दिया, 3-4 साल कमाया, अपनी फैमिली की पोजीशन स्ट्रांग किया और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो अब मुझे पहले साल से नहीं पढ़ना है, 2 साल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मुझे 3rd ईयर के लिए पढ़ाई शुरू करनी है। तो यानी किसी भी पार्ट पे रुक करके अगर आप आगे वहां से बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं। ओके, तो जो ईयर ऑफ गैप हो जाता था किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई बेसिक रीजन की वजह से, तो वो गैप को आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें खास तौर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जिक्र किए बिना तो प्रोग्राम हमेशा हम लोग मानते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज करना है तो आपको 3 साल यानी डिग्री आपको यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 साल तक का कोर्स करना होगा। और उसके बाद तब सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पे यू आर नॉट एलिजिबल। आई मीन नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जब ये एजुकेशन पॉलिसी आएगी और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा, तो आने वाले टाइम में फिर इसी के एतबार से जॉब ऑप्शंस भी क्रिएट
होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, अगर आपको सिविल सर्विसेज देना है या जितने भी ग्रेजुएट लेवल के जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिन्हें आपको देना है, तो मिनिमम आपको 3 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। और चौथा साल भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो रिसर्च आप, और उसके बाद फिर यहां से देखें साजिद साहब, अब आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की बात। देखिए कितनी अच्छी सी कनेक्टिविटी की गई है। अगर हमने 4 साल तक का ये ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कर लिया, तो अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, मास्टर्स करने में 2 साल नहीं लगाना है, सिर्फ 1 साल लगाना है। और अगर आपने 3 साल की डिग्री किया है तो उसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको 2 साल लगाना पड़ेगा। यानी ऑलमोस्ट सिस्टम पहले वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंट एतबार से पेश किया गया है। बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, देखिए हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करना है, क्योंकि जो रूल्स बनेंगे उसी फ्रेमवर्क में हमको आगे बढ़ना है। तो हमको रास्ते वहां ढूंढने हैं, नेगेटिविटी उसमें बाद में तलाश करना है, पहले पॉजिटिविटी देखना है। पॉजिटिविटी ये है कि किसी वजह से अगर आपकी एजुकेशन रुक गई, तालीम कहीं रुक गई, तालीमी सिलसिला कहीं टूट गया, तो बाद में आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं बिना किसी खसारे या किसी घाटे के। ओके, तो ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा सर, जैसे कि पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, लेकिन अब एवरी ईयर पे आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। और जो मास्टर आपकी 2 साल की होती थी, अगर आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं लाइक रिसर्च तक का, तो आपको सिर्फ 1 साल ही पीजी करना है, राइट? ठीक है। और अगर डिग्री तक आपने पहुंचे हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, राइट? मास्टर्स करना है। नॉर्मली सेम है, खाली पैटर्न अलग किया गया, ईयर तो सेम कंज्यूमिंग है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर पहले एमफिल का एक प्रोग्राम हुआ करता था, मास्टर्स के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल हटा दिया गया है। ये एक डिलीशन है यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और उसके बाद पीएचडी के लिए 4 साल का वक्फा आपको एलोकेट किया गया है। पीएचडी है, पीएचडी है, एग्जैक्टली। पीएचडी रिसर्च तो होना ही होना है, रिसर्च का ऑप्शन रखा गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको एमफिल नहीं करना है, आपको रिसर्च की तरफ निकल जाना है, यानी पीएचडी कर लेना है आपको। और उसके लिए खास तौर से आपको, जैसे अभी नेट का एग्जामिनेशन होता है जो एनटीए कंडक्ट करती है, आने वाले टाइम में भी इस पे जो चेंज आएंगे इंशाल्लाह वो चेंज हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी ये मान के चलें कि जो चीज़ें जैसे कंटिन्यू चल रही हैं वैसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। तो 4 साल का उसके बाद पीएचडी है। और ये जो तब्दीलियां थी, यानी 5+3+3+4, उसके बाद 4 एंड देन +2, देन एमफिल हटा दिया गया है, और देन 4 साल की आपकी पीएचडी है। चलिए सर, बहुत कोशिश किया आज आपने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को व्यूवर्स तक पहुंचाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पॉलिसीज़ बताने के लिए पॉलिसीज़ को समझना और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन हमें कानून का जो हक हमारा होता है कानून के अंदर, वो हमें पता नहीं होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है मतलब व्यूवर्स तक पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब आपका, कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू पे हम लोगों को आज डिस्कशन करने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप कराया आपने। और आपके साथ मिलके हमने इस चीज़ को, और ख़ास से आपने भी बहुत अच्छा इस पे वर्क किया है, और साथ साथ आप भी लगे रहे। तो मेन ये यहाँ पर जो कहने का मकसद था वो ये था कि पेरेंट्स को वक्त से ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि क्या तब्दीली आने वाली है, ताकि तब्दीली के एतबार से आप अपने आप को तैयार कर सके। देखिए कितना बड़ा चेंज हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया है। और ख़ासतौर से टीचर कम्युनिटी के लिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि टीचिंग मेथडोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे जी बताया गया। कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस पेश किए हैं, टीचर्स को भी स्किल्ड बनाना, क्योंकि यंग जनरेशन वो तो मेन है सर, बिकॉज टीचर के पास अगर वो तरीका नहीं होगा पढ़ाने का तो मज़ा कहाँ आता है बच्चों को। और यहाँ से एक बात, आज मैं जब आ रहा था रास्ते में था तो मेरे जहन में एक बात आई। होता है क्या है साजिद साहब कि देखिए बच्चे का लेवल काफ़ी लो होता है और जो उसको पढ़ा रहा होता है उसका लेवल काफ़ी हाई होता है जी। अब कहाँ से क्लास प्रोडक्टिव हो सकती है? टीचर को अपना लेवल लो करना है, बच्चे के प्लेटफॉर्म पे आना है, और बच्चा जो लो लेवल पे है उसको घर से मेहनत करके सब्जेक्ट में अपना लेवल हाई करके जाना है। तब जाकर के टीचर एंड स्टूडेंट का वेवलेंथ मैच होगा, और जब तक टीचर एंड स्टूडेंट का वेवलेंथ मैच नहीं होगा क्लास प्रोडक्टिव नहीं होगी। थैंक यू सर बात करने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़, नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है, इस पर आज हम लोगों ने डिटेल में बात किया। सर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इस एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट्स है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर हमारे साथ इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। और रही बात कोई और सवाल की जो आप पूछना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे खुद भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। तो चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इकोनॉमिक्स। अगर इससे जुड़े हुए भी कोई सवाल हैं आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।